आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 26 अप्रैल 2025 का। और ये जो भी कंटेंट है हम माइंड मैपिंग या तो टेबलर फॉर्म में पढ़ेंगे, जो कि हेल्पफुल रहने वाला है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बैंक, एससी, रेलवे, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम मैं आपका दोस्त हीरकनाथ पहले तो आपको नेशनल अफेयर्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद बाकी जो सेक्शन है वही पढ़ाऊंगा। पहले तो देखते हैं कि इंडिया ने 5 एक्शन प्लान निकाला है अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इंडिया ने 5 एक्शन प्लान अगेंस्ट पाकिस्तान क्यों निकाला गया है, इसका कारण आपको पता होगा कि अभी 26 लोगों को जो है पाकिस्तान के जो है टेररिस्ट ने जो है मारा है। तो उसके लिए जो है इंडिया ने जो है 5 एक्शन प्लान निकाला गया। अभी अटैक वो कहाँ रहा था, ये अटैक जो है पहलगाम जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हो रहा था, जिसके अंतर्गत 26 लोग मारे गए हैं इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। उसके बाद इंडिया ने जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, 5 एक्शन प्लान लिया है अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसके बारे में जो है डिसाइड किया गया है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इसको हेड करते हैं खुद पीएम ऑफ इंडिया। अभी पीएम ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी जो है नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी मतलब इनके साथ और भी मेंबर्स होते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो है 5 एक्शन प्लान रखेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। पहला जो सबसे बड़ा प्लान है इंडिया की तरफ से, वो जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसका सस्पेंशन, पूरा का पूरा जो भी वाटर रिलेटेड ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960s, उसको रोका जाएगा। अब कौन कौन से वाटर या तो रिवर को जो है इसके अंतर्गत रखा गया था, हम उसको देखते हैं। पहली बात तो इधर मेरे ख्याल से एक डायग्राम होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये है हमारा इंडस वैली, ठीक है, मान लेते हैं ये इंडस वैली है, और ये इंडस वैली जो है बाद में फिर सतलुज बन के जाता है। उसके बाद आता है झेलम, ये सेकंड जो रिवर दिख रहा है आपको झेलम दिख रहा होगा, और तीसरा जो दिख रहा होगा चिनाब दिख रहा होगा, और लास्ट में ये सारे के सारे जुड़ के जो है वो इंडस रिवर बन जाता है, ठीक है, इंडस रिवर बन जाता है। तो ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये कंट्रोल करता है पाकिस्तान, इसका काम था पाकिस्तान को कंट्रोल दिया था। और ऐसा बोला गया था कि ना ही पाकिस्तान ना ही इंडिया जो है ये पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल दिया था इन द सेंस कि वो उनके पास पानी रहेगा बट रोक नहीं सकते पानी, ऐसा कुछ स्टेटी के अंदर लिखा गया था। उसके बाद बात करें कि इंडिया के पास जो था बाकी जो रिवर्स रह गए, जैसे कि रावी जो है वो आता है, और ये भी सब्सिडी की तरह काम करता है इंडस वैली का ही। और उसके बाद रावी आया था, और फिर बेस और सतलुज, ये 3 तरह के जो रिवर थे ये इंडिया के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो इंडिया के कंट्रोल में थे और ये पाकिस्तान के कंट्रोल में थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया का जो वाटर फ्लो है या रिवर का जो फ्लो है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर जो पाकिस्तान के पास जो पानी है उसके। और अब इंडिया ने अगर ये पानी रोक दिया तो पाकिस्तान को जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो इंडिया के पास जैसे कि कौन कौन से रिवर्स हैं, इंडिया के पास रावी है, बेस है और सतलुज, जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये इंडिया के पास है। और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो आपको मिलेगा पाकिस्तान के पास, जो कि इंडस आता है, झेलम आता है और चिनाब आता है। तो अब ये ट्रीटी के अंदर तो कोई भी रिवर को कंट्रोल नहीं कर सकता था, बट इंडिया ने बोला है हम जो है फुली स्टॉप कर रहे हैं जो भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ उसको, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन किया गया था 1960s को, उसका सस्पेंशन करने के लिए इंडिया ने बोल दिया गया है। इसके पहले भी इंडिया बात कर रही थी कि हम जो हमारा वाटर है जो ईस्टर्न रिवर है हम उसको स्टॉप करने वाले हैं, बट अब तक इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। बट ये टेररिस्ट अटैक होने के बाद इंडिया जो है फाइनली अब इसको फुली स्टॉप करने जा रही है। अब क्या रीज़न है, इंडिया क्या चाहती है फुली स्टॉप करके इंडिया जो है प्रेशराइज करना चाहती है पाकिस्तान को कि वो स्टॉप करे सपोर्टिंग टेररिज्म। जो टेररिज्म जो है पाकिस्तान फैलाती रहती है उसको रोकने के लिए इंडिया ने ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन उठाया है। अब ये डिसीजन के बाद क्या होगा कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है जो पाकिस्तान में है, या जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसकी वजह इरिगेशन प्रोजेक्ट है जहाँ से पावर सप्लाई जनरेट करता है पाकिस्तान, वो सब का सब जो है ठप पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया ने ये स्टेप उठाया। दूसरा जो स्टेप उठाया है कि क्लोजर ऑफ अटारी बाघा बॉर्डर। अब अटारी बाघा बॉर्डर के बारे में बात करें तो ये ओनली लैंड बॉर्डर है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है, इंडिया के लोग जो है पाकिस्तान तक जा सकते हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया तक आ सकते हैं वाया रोड, ठीक है। तो ये अमृतसर के आसपास है, और 2 लोकेशन है, जैसे अटारी हमारे इंडिया में है, और बाघा बॉर्डर का नाम सुना होगा, तो बाघा जो है वो आता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो बाघा आता है पाकिस्तान में, और ये दोनों को जो है बाया रोड जो है ट्रैवल कर सकते हैं विद स्पेशल वीज़ा, ठीक है। स्पेशल वीज़ा के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं वाया रोड। और अब इस रोड को जो है टोटली क्लोज कर दिया गया है, और इसको बोला गया कि इसमें ना ही कोई ट्रेड होगा ना ही कोई ट्रैवल जो है अलाउ है थ्रू दिस रूट अनटिल फर्दर नोटिस्ड। अभी ये टोटली जो है इसको बंद कर दिया गया है।
अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी, जैसे पता होगा कि पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था इंडिया से, तो पाकिस्तान में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, किसी का चाचा चाची ऐसे करके रह गए थे। तो कोई कोई अगर इंडिया से अगर पाकिस्तान जाना चाहे मिलने के लिए तो जा सकता था। और अगर कोई जा चुका है तो बोला गया कि पीपल हु ऑलरेडी क्रॉस द बॉर्डर विद वैलिड डॉक्यूमेंट कैन रिटर्न बाय 1 मई 2025। अगर कोई जा चुका है तो उसको बोला गया है कि 1 मई 2025 तक वापस आ जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में ही रह जाओ। ऐसा कुछ बोला गया, मतलब पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा। ऐसा जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता तब तक जो है ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन अगर पाकिस्तान गया हो उनके फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए, तो बिजनेस करने के लिए, कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको बोला गया 1 मई 2025 तक जो है वापस आने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है सार्क वीज़ा एक्सेप्शन स्कीम। अब ये जो स्कीम है ना, इसको कैंसिल किया गया है। अब इस स्कीम के अंदर क्या क्या कहा जाता है, जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, सार्क कंट्री मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसके अंतर्गत आपको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, फिर मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और फिर श्रीलंका मिलने वाली है। मतलब इंडिया के जो आसपास के जो नेबर्स कंट्रीज हैं वो सबके सब जो है सार्क नेशन के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत पहले क्या था, इसके अंतर्गत एक स्कीम था जो कि वीज़ा एक्सेप्शन स्कीम था, जिसके अंदर बोला गया था कि अगर कोई वीआईपी है, ठीक है, अगर वो वीआईपी अगर इंडिया में आना चाहता है तो इंडिया में फ्रीली आ सकता है, और अगर इंडिया से अगर पाकिस्तान में जाना चाहता है तो पाकिस्तान में जा सकता है, इंडिया से अगर बांग्लादेश में जाना तो बांग्लादेश में जा सकता है, इंडिया से अगर अफगानिस्तान में जाना चाहता है अफगानिस्तान में जा सकता है। तो जो भी कुछ वीआईपीज या डिप्लोमेट जो भी हैं वो फ्रीली जो है सार्क कंट्रीज में जो है ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट रेगुलर वीज़ा, उनको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अब बोला गया है कि जो पाकिस्तानी जो नेशन है जो अंडर जो सार्क वीज़ा एक्सचेंज स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनको इंडिया 48 आवर्स के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिसीजन जब लिया गया था तो उसके बाद बोला कि 48 आवर के बाद ही जो है जो भी ये वीज़ा लेके आए हैं सार्क वीज़ा एक्सचेंज स्कीम के अंतर्गत इनको जो है पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद बोला गया कि जिन्होंने भी पहले वीज़ा लेकर रखा था उनका भी जो है पाकिस्तानी जो भी रहेंगे उनका पूरा का पूरा कैंसिल होने वाला है इस स्कीम के अंदर के जिन्होंने पहले वीज़ा लेकर रखा था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है 3 एक्शन प्लान जो है इंडिया ने निकाला है। और चौथा एक्शन प्लान की बात करें तो इंडिया ने बोला है कि जो भी इंडिया के जो मिलिट्री एडवाइजरी है फ्रॉम हाई कमिश्नर हमारे इंडिया में, जो पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजरी है, इनको बोला गया है कि अब जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ, इंडिया में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंडिया के भी जो मिलिट्री एडवाइजरी है उनको वापस जो इस्लामाबाद है वहाँ से, पाकिस्तान कैपिटल, वहाँ से बुलाया गया है इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि क्या बोला गया है कि जो मिलिट्री एडवाइजरी जो पाकिस्तानी जो इंडिया में जो मौज काट रही है दिल्ली में, उनको बोला गया है कि आप वापस अपने घर जाओ पाकिस्तान। और बोला गया है कि इंडिया के जो एडवाइजरी है, जो इंडिया के जो मिलिट्री एडवाइजरी है, इनको भी जो है वापस इस्लामाबाद से जो है इंडिया बुलाया गया है। कुछ डिप्लोमेसी जो है स्टाफ वो भी कम किए गए हैं। जैसे कि इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के जो डिप्लोमेसी है वो 55 के आसपास अभी करंटली है। पर अब बोला गया है कि अब 55 से जो है 30 करने के लिए बोला गया, मतलब 25 जो है डिप्लोमेट को वापस इंडिया जो है बुलाया जा रहा है, और ये बुलाया जाएगा 1 मई 2025 तक। इसके वजह से जो इंडिया ने जो है अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान से वो भी कम कर दिया गया है। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी इतने सारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिए, इतने सारे पॉइंट जो है, इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी लिए गए इतने इंपॉर्टेंट किए, उसको देखते हैं। इससे बोला गया कि इंडिया का जो टेररिज्म से लड़ने का जो स्टेप्स हैं, मेरे ख्याल से जो पहला वाला जो पॉइंट है इंडस वैली ट्रीटी, वही जो है पाकिस्तान को ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। बाकी चीज़ें करेगी बट इंडस वैली ट्रीटी जो है अच्छा खासा इंपैक्ट करने वाला है, जिसके से पाकिस्तान अभी बौखलाएगी। अभी आपको समझ आएगा क्यों बौखलाएगी, न्यूज़ में दिखेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें बौखलाने वाली है। उसके साथ ही जो ट्रेड का भी इम्पैक्ट होने वाला है, इंडिया जो चावल गेहूँ ये सब भी पाकिस्तान को बेचती है, तो वहाँ से भी इम्पैक्ट होने वाला है। और वाटर शेयरिंग के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और डिप्लोमेसी में भी जो है दोनों कंट्री के बीच में दरारें आने वाली है। अभी सब किया क्यों जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है आइसोलेट किया जाए इन इंटरनेशनल स्टेज पे, ठीक है। तो पाकिस्तान बार बार ऐसे अटैक्स करते रहता है, छोटे मोटे करके फिर बड़ा अटैक कर देता है। तो इंडिया ट्राई कर रही है कि पाकिस्तान को जो है आइसोलेट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि यूनाइटेड नेशन में जो है इनका जो भी टेररिस्ट जो है सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है बात रखने के लिए जो है इंडिया ने ये सब स्टेप उठाया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पर एग्जाम के बारे में बात करें कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम में बात करें तो ये थोड़ा पॉलिटिक्स साइड में चला जाता है, ठीक है। ये अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये थोड़ा पॉलिटिक्स साइड में चला जाता है, थोड़ा दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशंस हैं वो सब के बीच में चला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको
पूछा जाता है कि इंडिया कौन सा कंट्रोल करता है, कौन सा रिवर ये कंट्रोल करता है, ये पूछा जा सकता है। पाकिस्तान कौन सा रिवर कंट्रोल करता है, ये नहीं पूछा जाएगा। इंडिया कौन सा रिवर कंट्रोल करता है, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ये बता रहा हूँ क्या पूछा जा सकता है यहाँ से। दूसरा चीज़ पूछा जा सकता है कि कौन से बॉर्डर को जो है ब्लॉक किया गया था, अटारी और बाघा बॉर्डर को ब्लॉक किया गया था। तीसरा पूछा जा सकता है कि जो वीज़ा एक्सचेंज स्कीम है कौन से कंट्री के बीच में जो है बंद किया गया था। ये 3 जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी जो है आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल भी है, बिकॉज ये थोड़ा पॉलिटिक्स साइड में चला जाता है और एग्जामिनर कभी जो है आपको पॉलिटिक्स साइड में क्वेश्चंस नहीं पूछता, तो इसको आप स्किप करते हुए चलो। बस जो इंडस वैली ट्रीटी है उसको डेफिनेटली अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स हो रहा है ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन की तरफ से, जो कि एक तरह से रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जिसको बैक करता है खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि इंडिया का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम है वो जब इम्प्लीमेंट किया गया था, अभी आपको पता होगा अभी जो भी चीज़ें हैं वो डीबीटी के थ्रू ही हो जाती है। तो इंडिया का जो डीबीटी सिस्टम है इसकी वजह से बोला जा रहा है ये सेव करेगा 3.48 लाख करोड़। कितना सेव कर रहा है? 3.8 लाख करोड़, मतलब इतना सेव कर चुका है इस रिपोर्ट के अंतर्गत बोला गया। और ये सेव होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पहले क्या रहता था, पहले जो था वो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होता था। पहले मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने 1 रुपये निकाला है, 1 रुपये बोल रहे कि जो गरीब है उनको देना है, तो वो 1 रुपये जाते जाते 5 पैसा हो जाता है या 10 पैसा हो जाता है, जैसे राजीव गांधी जी ने बोला था। तो वो चीज़ अभी नहीं होती, बिकॉज ये डायरेक्टली जो पुअर है उनको जिसके पैसे जिसको देना है उसके ऊपर डायरेक्टली चला जाता है थ्रू डीबीटी, जिसकी वजह से बोल रही कि गवर्नमेंट ने 3.48 लाख करोड़ रुपये जो है बचाया है। ठीक है, तो अगर कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो जो सब्सिडी शेयर है वो तो ड्रॉप डेफिनेटली हो गया है। पहले जो सब्सिडी दी जा रही थी वो 16% पे दी जा रही थी, पहले जो है 16% सब्सिडी दी जा रही थी 2009 से लेकर 2013 तक। अब के टाइम पे अगर करंटली बात करें 2014 से लेकर 2024 तक जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो सिर्फ 9% दे रही है। सब्सिडी में तो गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन जो बेनिफिशियरी है वो बढ़ गए हैं। पहले बेनिफिशियरी थे वो सिर्फ 11 करोड़ थे, और अब जो बेनिफिशियरी है वो तो अब सुन के शॉक हो जाओगे, 176 करोड़ जो है बेनिफिशियरी अभी करेंटली है, जो कि 16 टाइम जंप है। एक बहुत बड़ा नंबर है। पहले सिर्फ 11 करोड़ जो थे वो एज ए बेनिफिशियरी थे सारे सब्सिडीज़ को लेने के लिए, अब 176 करोड़ जो है लोग ऐसे सब्सिडी लेने के लिए हैं। अब इसका एक बुरी बात भी समझ सकते हो कि अब गरीबी और ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया की, जिसकी सब्सिडी जो है बहुत लोगों को दी जा रही है। अब ये जो भी डेटा है डीबीटी का जो डेटा है इन्होंने यूज़ किया है जैम टीनिटी। जैम टीनिटी मतलब जैम का जो जे है इसका मतलब हो गया जनधन, ए का मतलब हो गया आधार और एम का हो गया मोबाइल फ़ोन। तो तीनों का डेटा यूज़ करके जो है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, जो सब्सिडी शेयर है या बेनिफिशियरी कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये सब जो है आपको जैम टीनिटी के द्वारा बताया जा रहा है। अब कुछ मेजर सेक्टर जिसमें कितना जो है सेव हुआ है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे फूड सब्सिडी के बारे में बात करें तो फूड सब्सिडी में बोला जा रहा है 1.85 लाख करोड़ जो है सेव किया गया है, जो कि 53% ऑफ द टोटल सेविंग है। ठीक है, उसके बाद मनरेगा की बात करें, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का जो है काम दिया जाता है, इसके अंतर्गत 42.534 करोड़ रुपए जो है सेव की जा रही है, जो कि 98% ऑफ वेज ट्रांसफर टाइमली। ठीक है, तो इसमें 98% जो है टाइमली जो है वेज ट्रांसफर भी हो जाता है। और पीएम किसान के बारे में बात करें, इसके अंतर्गत 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000 रुपये क्वार्टरली। उसके अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत 20,106 करोड़ रुपए जो है सेव किए हैं बाय रिमूविंग जो फेक बेनिफिशियरी हैं, जो पीएम किसान के अंतर्गत आते हैं, जो फेक बेनिफिशियरी है वो हटाया है 2.1 करोड़, तब जाके जो है इंडिया को कुछ 22,000 करोड़ रुपए का है लाभ हुआ है। ठीक है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत जो इंडिया ने जो सेव किया है वो 18,699 करोड़ रुपए जो है सेव किया है बाय टारगेटेड डिसबर्समेंट। ठीक है, तो ये जो भी डेटा है आप इस ग्राफ से भी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने दे के रखा है जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो। ठीक है, नेक्स्ट सेलिब्रेशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये अभी इसरो का जो है 50वीं साल थी आर्यभट्टा सैटेलाइट का, तो आर्यभट्टा सैटेलाइट का जो है गोल्डन जुबली थी, जिसकी वजह से इसरो ने जो है इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, गोल्डन जुबली के तौर पे सेलिब्रेट किया है। अगर आर्यभट्टा के बारे में बात करें तो इसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च किया गया था रशिया से। ठीक है, तो रशिया का जो कापुस्तीन यार है इनके द्वारा जो है इस सैटेलाइट
इस साइट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और लॉन्च व्हीकल भी आपको सोवियत मतलब रशिया जो था, रशिया पहले यूएसएसआर था और यूएसआर को जो है तोड़ के जो है रशिया बना है, ठीक है। तो पहले यूएसआर जब था तब जो है ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और इसको जो है इसरो ने डेवलप किया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। इस प्रोजेक्ट के लीडर कौन थे? वो थे यूआर राव जी, जो इसके लीडर थे और इसको चलाया जा रहा था जो विक्रम साराभाई प्रोग्राम के अंतर्गत। अगर आर्यभट्ट की बात करें तो टोटल वेट आपको 360 kg की मिलने वाली है और टोटल इसमें 24 पावर पैनल थे, 24 सोलर पावर पैनल थे जो कि सिर्फ 46 वॉट जो है जनरेट करते थे। अभी तो बहुत ज़्यादा वॉट जनरेट किया जाता है, बट उस समय के हिसाब से 46 वॉट भी बहुत ज़्यादा था। क्या काम था इस सैटेलाइट का? इस सैटेलाइट का काम था कि सोलर फिजिक्स, उसके साथ एक्सरे एस्ट्रोनॉमी को जो है समझा जाए, इसका ये सारे काम थे, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी ध्यान देनी है आपको कि इंडिया जो है 11th कंट्री बना था जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था, आर्यभट्टा, ठीक है। अभी तो इंडिया बहुत आगे है, बट जब पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, पहला सैटेलाइट नहीं सर, जो आर्यभट्टा लॉन्च किया गया था उस समय जो था 11th कंट्री बनी थी और ये आर्यभट्टा जो है नाम दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है 3 नाम चॉइस करने के लिए दिए थे इसरो को। पहला तो आर्यभट्टा, दूसरा मित्रा और तीसरा जवाहर। तो 3 तरह के नाम जो है दिए गए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा और उसके बाद बोला गया था इसरो को आप कोई एक नाम सेलेक्ट करो। तो इसरो ने जो है आर्यभट्टा सेलेक्ट किया। अगर बात करें एज ऑफ 2025, अभी इसरो ने कुछ 131 सैटेलाइट जो है बिल्ड कर चुका है और अभी 55 के आसपास जो है इन ऑर्बिट भी है एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली इन ऑर्बिट भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्यभट्टा के बारे में बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कब लॉन्च किया गया था ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे, कब लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि कौन से प्रोजेक्ट लीडर थे इसके और कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया था। ये सारे पॉइंट को आपको ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़ते हैं। एक एसबीआई की तरफ से लॉन्चेस आ रहा है, ठीक है। ग्राहक मित्र लॉन्च किया एसबीआई ने। अब ग्राहक मित्र से नाम से पता लग रहा है, ग्राहक मतलब कस्टमर, मित्र मतलब दोस्त, कस्टमर का दोस्त किसने बनाया? एसबीआई ने लॉन्च किया है। तो एसबीआई ने जो है डिप्लॉय किया है ग्राहक मित्र फॉर प्रमोटिंग अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स। अब अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये ग्राहक मित्र कौन है। ग्राहक मित्र के बारे में बात करें तो एक तरह का फ्रेंडली असिस्टेंट डिप्लॉयड क्या है, ये एसबीआई के पर्सनल्स हैं जो कि अक्रॉस 4500 हाई फुटफॉल ब्रांचेस में जो है रहेंगे एसबीआई के, ठीक है। और इनका काम रहने वाला है जो भी कस्टमर है उनको एजुकेट करना ऑन सेल्फ सर्विस बैंकिंग के लिए। उसके साथ ही जो ब्रांच का कंजक्शन रहता है, ठीक है, तो जो ब्रांच में जो भीड़ रहती है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। इसके साथ ही जो है ये असिस्ट भी देने का काम करेंगे जो भी एसबीआई के जो सैलरीज हैं उसको, उसके पेंशन है, उसका डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एसबीआई को संभालने पड़ता है, ये सबको। अब ये जो ग्राहक मित्र है इसको डिप्लॉय कौन करेगा? इसको डिप्लॉय करने का काम होगा एसबीआई का एक सब्सिडरी है, एसबीआई बैंक के अंडर नहीं आता, एसबीआई की एक सब्सिडी है जिसका नाम है एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विस, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? एसबीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा, लेकिन ये एसबीआई की सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडी एसबीआई की, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विस, जो कि हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। और यही जो है ग्राहक मित्र को पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट या कैसे इनको काम करना है ये सब कुछ संभालेंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट चैनल के बारे में पढ़े, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो उसके बारे में पढ़े तो आपको मिलेगा। इसके अंदर एटीएम, उसके बाद ऑटोमेटिक डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन आता है, इसके बारे में पता होगा, जिसमें डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉल मशीन होता है वो भी। उसके साथ जो आपको पता होगा बार कोड जो है स्कैन किए जाते हैं पासपोर्ट के अंतर्गत, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, मतलब जितने भी एसबीआई का जो मतलब जो मशीनरी या जो ऑटोमेटिकली चीज़ें हैं वो सारी कुछ जो है अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है चाइना की तरफ से कि चाइना ने जो है वर्ल्ड फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। अब ये जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, वर्ल्ड फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इसको जो है बनाया गया है होमली प्रोविजन जो चाइना में है वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने जो चाइना यूनिकॉर्न है, इन्होंने पार्टनर किया है यूनिकॉम ने जो है पार्टनर किया है हवाई के साथ, और दोनों ने मिलकर जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट
5G ने 10G निकाल दिया यार, इन्होंने 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क निकाल दिया है, जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क होने वाला है कुछ 50G के आसपास, उसके साथ जो है डेंस WDM होने वाला है, मतलब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी होने वाली। इतना डीप में नहीं, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस आपको एक बार घुमा लेना, ठीक है। पूछ लिया तो फिर आप मेरे को ही बोलोगे यार सर आपने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैंने देख रखा है, बट नहीं पूछेगा। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि ये जो 10G लिखा हुआ है, मतलब 10 Gbps तो मिनिमम देगा ही, तो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड देखोगे तो आपको मिलेगा 9834 Mbps की स्पीड मिलने वाली है। और अगर अपलोड की स्पीड वगैरह में बात करें तो 1 Mbps की अपलोड की स्पीड बनने वाली है। और लेटेंसी के बारे में बात करें तो सिर्फ 3 मिली सेकेंड्स का जो है इसका लेटेंसी रहने वाली है। रियल टाइम एप्लीकेशन क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इंटरनेट फास्ट होने की वजह से, एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग कर पाओगे, फिर उसका रिमोट सर्चिंग, फिर AI, स्मार्ट होम्स, उसके बाद स्मार्ट सिटी, ये सारे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं। और बाकी दो मेन चीज़ तो इंटरनेट यूज़ करना ही है, फास्टली जो है इंटरनेट यूज़ कर पाए। तो चाइना जो है पहली ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने वाली वर्ल्ड में बनी है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ डेटा। अब देखो यार, डेटा जो है याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। डेटा वैसे भी याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरा आपने देखा होगा पहले वीडियोस, तो मैं आपको बोलता हूँ डेटा भी स्किप करते हुए चलो, लास्ट में इसको पढ़ना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत आता है, जो कि इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है। रेमिटेंस स्कीम पहले पढ़ लिया तो अच्छे समझ आएगा, ठीक है। जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है RBI के अंतर्गत जो है लिंक किया गया है, स्कीम के जो रिपोर्ट है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो डेटा है वो दिया गया। अगर स्कीम के बारे में बात करें तो इसको 2004 में जो है लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत अभी के टाइम पे बात करें तो अभी के टाइम पे 250,000 पर रेजिडेंस इंडिविजुअल जो है पर फाइनेंशियल ईयर में जो है पैसे रेमिटेंस कर सकते हैं, मतलब बाहर देश भेज सकते हैं और बाहर देश से पैसा आ भी सकता है। लेकिन इनिशियली जो है लिमिट रखी थी, वो $25,000 रखी गई थी। और इसके अंतर्गत अलाउ करता है रेजिडेंस इंडिविजुअल को कि वो रेमिट कर सकते हैं अ सर्टेन मनी टू अब्रॉड फ्रीली फॉर परमिट कैपिटल एंड अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। हर कोई भी पर्सन को अगर पैसा भेजना हो बाहर देश में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फैमिली मेम्बर्स को, तो वो भेज सकता है 2 लाख पर रेजिडेंशियल $US के हिसाब से, ठीक है। तो 2 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास भेज सकता है। ये होता है रेमिटेंस स्कीम। तो ये रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत RBI ने कुछ डेटा निकाला है, जिसको बोला जा रहा है रेमिटेंस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम RBI डेटा, जिसमें आपको पीरियड मिलेगा अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक, मतलब फाइनेंशियल 2025 का जो है ये टोटल डेटा है। टोटल आउटवर्ड रेमिटेंस के बारे में, अब रेमिटेंस क्या होता है, हाँ एक चीज़ मैं आपको सर से बताने भूल गया, रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस होता है जब भी हम बाहर देश पैसा भेजें, बाहर देश कोई जा रहा है वो कमा के इंडिया में वापस पैसा भेज रहा है, या इंडिया वाले अगर इंडिया में अगर कोई बाहर देश से आ रहा है और इंडिया में काम करके बाहर देश पैसा भेज रहा है, तो उसको बोला जाता है रेमिटेंस। तो अगर आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है बाहर देश जो पैसा भेज रहा है उसको बोलता है आउटवर्ड रेमिटेंस, और बाहर देश से अगर इंडिया में आ रहा हो तो उसको बोलता है इनवर्ड रेमिटेंस। तो टोटल जो है आउटवर्ड रेमिटेंस के बारे में बात करें तो इसमें मिलेगा आपको $27.02 बिलियन, और ये जो है ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, मतलब पहले से जो है डिक्लाइन किया है 8.21% से ये डिक्लाइन किया गया है। कुछ की फीचर्स या तो कुछ की फाइंडिंग जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, 2025 और 2024 को एक ही साथ ही मैंने आपको उधर कंपेयर करके दे दिया है। अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रैवल अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा 15,840 मिलियन जो है खर्चे किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस के हिसाब से। और अगर बात करें तो ये 1% से डिक्रीज़ हुआ है। और अगर मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव के बारे में बात करें तो 3,300 जो है $US मिलियन में जो है खर्चे किए गए हैं, और ये भी जो है 22% का डिक्रीमेंट मिलने वाला है। ओवरसीज एजुकेशन में भी जो है आपको डिक्रीमेंट मिलने वाला है 16% का। उसके बाद परचेज ऑफ टैक्स में भी जो है डिक्रीजमेंट मिलने वाला है 28%, नहीं परचेज ऑफ टैक्स में इंक्रीज हुआ है 28% का। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और डेब्ट में जो है 8% का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डेटा है जो कि आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, मैं इसमें आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। और बात करें कि इतना डेटा अभी मत पढ़ो, लास्ट में जब एग्जाम सामने होगा तब पढ़ना, और रिलेवेंस है भी नहीं, अगर आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट जो है मैं ये ऊपर जो है ये सारे के सारे इस पर ज़्यादा फोकस करो। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है फरवरी का स्नैपचैट, इसके अंदर बोला जा रहा है कि टोटल रेमिटेंस जो है फरवरी में भेजा गया है वो 1,960 $US मिलियन जो है भेजा गया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
जो कि पिछले बार से जो है 2% की कमी दिखी है इसमें भी। और बाकी सारे डेटा जो है अब वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, और अगर रिवाइज नहीं करना अभी तो अभी इसको छोड़ भी सकते हो, डेटा को इतना फोकस मत करो। बैंक साथी की बात करें तो अगर बैंक साथी का आपको टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन लेना है, माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ना है, इस फॉर्म में पढ़ना है, तो आप इसमें से कोई भी प्लान जो है ले सकते हो, ठीक है। नहीं चलते नेक्स्ट बहुत अच्छा न्यूज़ है यार, बहुत अच्छा न्यूज़ है और बहुत सारे से टाइम भी लगेगा इसमें पढ़ाने में, क्योंकि ये सेबी तरफ से आ रहा है और ये बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो सेबी ने क्या किया है, सेबी ने जो है एक्सटेंड कर दिया है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म को। क्या एक्सटेंड कर दिया है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म को, जिसके अंतर्गत जो भी इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ डीपी है, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पर्सन है, उनको अब लिस्टेड कंपनी में जो है इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करने देंगे, ठीक है। तो सेबी ने जो बोला है कि जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म है ये एप्लीकेबल होगा डीपीज को भी, और डीपीज उसकी वजह से जो है इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अहेड ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट जब अनाउंस होगा उससे पहले। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है वो सब हम बाद में समझते हैं, पहले तो ये समझते हैं क्या होता है ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो मैकेनिज्म। अब जो इसका मतलब देखोगे तो दी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म इज अ सिस्टम यूज बाय कंपनी एंड रेगुलेटर जैसे सेबी है टू स्टॉप certain people from buying or selling company share during sensitive time like before the company announce financial result। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल रिजल्ट, अब क्वार्टरली हर एक कंपनी को फाइनेंशियल रिजल्ट देना पड़ता है ना, तो क्वार्टरली अगर कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट दे रहा हो तो उसके लिए कुछ पर्सन्स को, कुछ लोगों को जो है रोका जाता है कि आप जो है बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते कंपनी का शेयर, ठीक है। तो बाइंग और शेयरिंग नहीं कर सकते कंपनी का शेयर, ऐसा बोला जाता है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म के अंतर्गत, ठीक है। अब ये डीपीज क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, फिर पूरा का पूरा जो न्यूज़ है उसको हम कनेक्ट करते हुए पूरा का पूरा न्यूज़ कवर करेंगे। अब डीपीज क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पर्सन आर स्पेसिफिक एम्प्लॉय और इंडिविजुअल कनेक्ट टू द कंपनी who are likely to have access to important secret information before it become public, ठीक है। जैसे कि मान सकते हैं कि सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, इनको कंपनी के बारे में पता होगा कि कंपनी इतना तो प्रॉफिट करने वाली है आगे, या तो इतना ज़्यादा आईपीओ आने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है जो कंपनी के जो सीईओ हैं, डायरेक्टर है, वो सबको पता होगा। टॉप मैनेजमेंट जो है, ये ऑडिट जो संभालते हैं वो सबको पता होगा। तो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है जो टॉप मैनेजमेंट होती है इनको तो पता होती है, लेकिन जो पब्लिक होती है इनको नहीं पता होता, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे कि पहले ही जो है शेयर खरीद के रख लेंगे, और जब वो पब्लिक होगा उसके बाद उसका रेट बढ़ जाएगा और इनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो चीज़ ना हो और सबके लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो, नॉर्मल पब्लिक जैसे आप और मैं हैं, हमारे भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसी के लिए जो है सेबी निकालता है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि जो भी अपर मैनेजमेंट, जो भी ऑडिट संभालते हैं कंपनीज का, उनको बाइंग और सेलिंग करने के लिए मना किया जाता है। उनको बाइंग भी नहीं कर सकते, सेलिंग भी नहीं कर सकते जो भी कंपनी का शेयर है उसको, ठीक है। तो ये बाइंग और सेलिंग की जाती है, वो की जाती है प्रिवेंट करने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना, बाइंग और सेलिंग हो जाती है बिफोर फाइनेंशियल जो रिजल्ट आता है उससे, तो उसी कुछ चीज़ को बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो इनसाइडर मतलब जो अंदर ही है टॉप मैनेजमेंट, वही जो है पूरा का पूरा डेटा समझ जाते हैं और वही जो है ट्रेड करते हैं। तो इसको रोकने के लिए सेबी ने ये नया रूल लाया गया है। अभी इनको रोकेंगे कैसे पता लगेगा कि इन्होंने कहाँ पे शेयर खरीद के रखा हुआ है, कितना शेयर खरीदने वाले हैं, या कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको लिमिट किया जाए, रोका जाए, तो कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा पैन कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो पैन कार्ड को फ्रीज किया जाएगा, जितने भी टॉप मैनेजमेंट वाले जो कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स को ही फ्रीज किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत रिलेटिव्स और कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका जो पैन कार्ड है उसको फ्रीज किया जाता है, और इसको जो है 2 फेज़ में जो है फ्रीज किया जाएगा। अभी इम्प्लीमेंटेशन फ्रीज का 2 फेज़ में होने वाला है। पहला फेज़ जो है 1 जुलाई 2025 चलने वाली है, जिसके अंतर्गत टॉप 500 कंपनीज जो हैं, लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब टॉप 500 कंपनीज में देखोगे तो आपको मिलेगा 100 जो है लार्ज कैप हैं, 150 जो है मिड कैप है, और 250 जो है स्मॉल कैप है। तो सारे के सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको बोला गया है फर्स्ट फेज़ के अंदर कवर किया जाएगा। सेकंड फेज़ के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2025 चालू होगा। जो रिमेनिंग लिस्टेड कंपनीज है सब सारे के सारे, मतलब 500 के अंदर जो
जो लिस्टेड कंपनीज होती है वो 1000 के आसपास होती है, ठीक है। तो सब के सब 1000 या उससे भी ज़्यादा की भी रहती है, अब 1000 ही मान के चलो कि 1000 के आसपास जो रहने वाले हैं उसको सेकंड फेज़ के अंतर्गत कवर कराया जाएगा। और बोला गया है कि जो भी कंपनीज़ हैं उनको बोला गया है कि अपना जो भी पैन कार्ड है वो सबमिट करो, उसके साथ जो डिमांड डिटेल्स है वो भी सबमिट करो, जो भी डीपीज़ हैं उनके लिए और इवन रिलेटिव्स के लिए भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इवन जो रिलेटिव्स हैं उनको भी सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ पे? जो डीडी हैं उनके पास, डीडी मतलब डेजिग्नेटेड डिपॉजिटर जो है इनके पास सबमिट करना पड़ेगा। अब डिपॉजिटर क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो डिपॉजिटर की बात करें तो ये एक तरह का सेंट्रल सिस्टम है और एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि NSDL और CDSL, ठीक है। ये इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, ये इंडिया की तरफ से चॉइस किए गए हैं भाई सेबी, जिनका काम रहने वाला है कि कलेक्ट करना और मैनेज करना ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनीज का जो भी डेटा है, ट्रेडिंग डेटा है, इनको जो है मैनेज करने का काम रहता है और यही जो है स्पेसिफाई करते हैं कौन जो है डीपीज रहेंगे और उनके रिलेटिव रहेंगे, ठीक है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ़ अ कंपनी गिव अ डिटेल ऑफ इट्स इनसाइडर टू डीडी, अगर मान लीजिए कि जो NSDL है या CDSL है, इनको जो है डेजिग्नेटेड डिपॉजिटर की तरह बोला जा रहा है, तो इनको अगर कंपनी अपना जो भी डिटेल है वो दे तो डीडी मेक श्योर दैट दिस इनसाइडर, जो भी इनसाइडर का नाम दिया है, कैनॉट ट्रेड शेयर व्हेन ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज। जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो, मतलब पहले ही क्लोज कर दिया गया हो, जब रिजल्ट आने वाला उससे पहले ही, तो इनका काम होता है पूरा का पूरा जिम्मेदारी संभालने का कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो पाए। और इसी वजह से इनको वॉचडॉग सिस्टम भी बोला जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है अनफेयर स्टॉक ट्रेडिंग ना हो पाए उसके लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे जो सेकंड पॉइंट है वो। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो डिपॉजिटर टू इशू स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड टाइमलाइन। जो डिपॉजिटर है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट और टाइमलाइन देगा, उसके साथ ही जो भी डिस्प्यूट्स रहेंगे वो सॉल्व किया जाएगा। जो डिपॉजिटर है वो, जैसे कि NSDL या CDSL, उसका जो एक्सचेंज है जैसे कि NSE BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसके साथ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो, उसका जो कंपनीज हैं ये सारे मिलके जो है सॉल्व करेंगे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट्स हो गया तो, ऐसा कुछ कहना है सेबी का। उसका तो बोला गया ये मूव जो है हेल्प करेगा सेबी को कि मिसयूज ना करे अनपब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, नाम से पता लग रहा है कि अनपब्लिश जो पब्लिश नहीं हुई है और प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर पहले से CEO को पता रहेगा, पहले से अगर रिजल्ट पता रहेगा तो पहले इन्वेस्ट कर देंगे, जिसके से जो है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही है सेबी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो है बैंक की तरफ से न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है HDFC की तरफ से कि HDFC ने ज्वाइन कर लिया है इलाइट लिस्ट एज थर्ड इंडियन कंपनी, जो कि एक्सपेंड करने वाली है 15 लाख करोड़ का कैपिटल मार्केट। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इंडिया का जो है थर्ड लार्जेस्ट है तो दो कौन है वो भी याद रखना आपको। पहला आपको मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरा मिलेगा TCS। तो TCS और रिलायंस दूसरे नंबर पे और दोनों जो है ऑलरेडी लिस्टेड थे। अब जो थर्ड नंबर पे आपको HDFC बैंक मिल जाएगी, जिन्होंने 15 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलेशन क्रॉस किया है ऑन 31 मार्च 2025, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था तब जो है ये क्लोज किया गया है और तब ये चीज़ पता लगी है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करें तो अब यहाँ से वो एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हो। और अब इसकी वजह से जो HDFC का इनका डेफिनेटली जो स्टॉक है वही बढ़ेगा और इन्वेस्टर जो भी है उनको भी कॉन्फिडेंट आएगा कि हमने सही जगह पे पैसे लगाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं MU और कोलैब के ऊपर बढ़े। तो ये आ रहा है ऑफिस ऑफ ऑडिटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैक के बारे में बात करें तो कैक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम रहता है गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती है, कोई भी अगर स्कीम लॉन्च करती है तो उसके ऊपर सही से फंडिंग यूज़ की है कि नहीं वो सब देखने का, मतलब करप्शन ना हो उसके लिए जो है काम करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर CA बनता है। तो दोनों ने एक MU साइन किया है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी इन पब्लिक सेक्टर ऑडिट में। और इसके लिए जो कैक ऑफ इंडिया अभी कौन है, संजय मूत्री जी जो है इन्होंने साइन किया। उसके साथ जो प्रेसिडेंट है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है कौन है, चरणजोत सिंह नंडा, ये दोनों ने मिलके ये MU साइन किया जिसके अंतर्गत बोला गया है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन एनहेंस करेंगी ऑडिट क्वालिटी, उसके साथ जो डोमेन एक्सपेंशन भी करने वाले हैं
दूसरा बोला गया है कि प्रोफेशनल कैपेसिटी स्ट्रेंथ करने की बात कर रहे हैं कि जो कैग के ऑफिसर्स हैं उनको मॉडल ऑडिटिंग टूल सिखाई जाएगी। ठीक है, देखिए कैग जो बन के आते हैं वो बन के आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स रहते हैं या बाहर से भी उठाते हैं तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, तो उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता, गवर्नमेंट के काम कर रहे होते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात करें, कैटेड बोल रहा था क्या मैं, सॉरी अगर कैटेड बोल रहा हूँ तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो ये सीए का जो एग्ज़ाम होता है इनके थ्रू ही होता है और इनका काम रहता है पूरा का पूरा ऑडिटिंग हमारे इंडिया का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये करने का। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो इसके से जो भी ऑफिशियल रहने वाले कैग के इनको ही सिखाया जाएगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दी जाएगी जो भी नए या तो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको। उसके बाद हैंड ऑन प्रैक्टिस, हैंड ऑन और प्रैक्टिकल फोकस भी रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर बात करें तो कहाँ कहाँ काम करने वाला है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, उसके साथ फॉरेंसिक अकाउंटिंग और उसके बाद फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ये सारा का सारा जो है मेजर इनका फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एनटीटी डेटा ग्रुप के साथ पार्टनर किया। इसके साथ जो नाइसा नेटवर्क है इनके साथ भी पार्टनर किए हैं। ठीक है, और इसका लोकेशन आपको कहाँ मिलने वाला है, ये एक तरह का एआई डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने वाला है। इसका लोकेशन आपको हैदराबाद तेलंगाना में मिलने वाली है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उसके साथ जो एनटीटी डेटा ग्रुप कॉर्पोरेशन है जो कि एक तरह का ग्लोबल आईटी हब, ग्लोबल लीडर है, ये पार्टनर कर रहे हैं। और इंडिया का फर्स्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाया था ये भी पार्टनर कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,500 करोड़ रुपये का लगने वाला है, जिसके अंतर्गत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना में बनाया जाएगा। और इस फैसिलिटी की बात करें तो ये 400 मेगावाट का जो है एआई डेटा सेंटर क्लस्टर रहने वाला है, जिसके अंतर्गत एआई सुपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा जो कि 25,000 जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग इंटरफेरेंस भी रहने वाला है। 25,000 बहुत बड़ा नंबर है। और इसके बाद बोला जा रहा है इसमें 500 मेगावाट का जो है ग्रीक एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू भी की जाएगी चीज़ें को। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर पढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट की तरफ से आ रहा है कि टी रविशंकर के बारे में बात करें तो ये आरबीआई के डिप्यूटी क्या है, डिप्यूटी गवर्नर है। टी रविशंकर आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर है। तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है अप्रूव की गई है। इनको अपॉइंट नहीं किया गया, इनको बल्कि रीअपॉइंट किया गया है। और इनकी जो है रीअपॉइंटमेंट अप्रूव की गई है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट के थ्रू। तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है जिसको चेयर करते हैं खुद नरेंद्र मोदी जी, यही जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स हैं ये डिसाइड करती है। ठीक है, तो इनके द्वारा ही किया गया है और इनको अब 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है फ्रॉम मई 2025। तो इनका जो टर्नओवर होने वाला है मई 3, 2026 तक। तो मई 3, 2025 में 1 साल का एक्सटेंड हुआ, तो मई 3, 2026 तक ये काम करने वाले हैं एज अ आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर। ये अगर बात करें कि इनको इनिशियली मई 2021 में सॉरी इनको अपॉइंट किया था और अब इनका टर्नओवर खत्म हो गया और इनको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया। और इन्होंने रिप्लेस किया था बीपी कनंगो को इन्होंने सक्सीड किया था उस समय, 2021 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और ये 3rd कंसेक्यूटिव 1 ईयर एक्सटेंशन है। मतलब अगर बात करें आरबीआई का जो डिप्यूटी गवर्नर है इनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो मई 2021 में अगर अपॉइंट किया गया होगा तो 3 साल कैलकुलेट करोगे तो कब तक बनेगा ये 2021, 22, 23, 24। ठीक है, फिर 24 में वापस से एक्सटेंड किया गया है इनका अपॉइंटमेंट 25 तक। अब 25 से वापस से 1 साल एक्सटेंड किया गया है 2026 तक। तो इसलिए बोला जा रहा है ये 2nd कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन है। इनको कुछ की डिपार्टमेंट है जो कि संभालने के लिए दिया गया है अंडर दिस अपॉइंटमेंट। वो आपको मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, उसके साथ करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसके साथ जो गवर्नमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो ये 3 तरह के डिपार्टमेंट संभालने दिए गए हैं। और ये भी थोड़ा आपको ध्यान देना, एग्जाम के लिए आपको पूछा जा सकता है कि टी रविशंकर जी को अपॉइंट किया गया है एज ए आरबीआई गवर्नर, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट ये संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पूछा जाता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिपार्टमेंट हु इज ओवरसीज बाय रविशंकर, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। तो इससे आपको ध्यान देनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आ रहे हैं निपुण अग्रवाल की तरफ से कि निपुण अग्रवाल जो कि एक तरह से चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं एयर इंडिया के, इनको चेयरमैन बना दिया है एयर इंडिया एक्सप्रेस का। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो एयर इंडिया का ही एक अलग से सब्सिडरी है। और अगर विल्सन के बारे में बात करें तो ये स्टेप डाउन करके हैं। तो टाटा जब नई बन रही थी तब इनको बनाया गया था, विल्सन को चेयरमैन, और अब जो है निपुण जी को चेयरमैन बनाया जा रहा है। एयर इंडिया की जो सब्सिडरी है एयर इंडिया एक्सप्रेस इसका, और एयर इंडिया के बारे में बताते हुए टाटा ने जो है इनको खरीद लिया था। तो और पेरेंट कंपनी जो है इसकी टाटा रहने वाली है। और ये किया गया है अभी जो टाटा एयरलाइन बिजनेस का जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसके अंतर्गत।
नेक्स्ट चलते हैं पीटर जो है चेयरमैन एंड CEO हैं नेस्ले के, इसके साथ ये वाइस चेयरमैन भी थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। इनको अभी इंटरमीडिएट चेयरमैन के तौर पे चॉइस किया गया है। इंटरमीडिएट चेयरमैन की तरह क्यों चॉइस किया गया है, क्योंकि अभी जो कैल्स स्केच हब, आई थिंक बनाओ सही कर रहा हूँ, कैसे अजीब सा नाम देते हैं लोग, स्केच हब जो भी है, कैचअप रख लेते हैं नाम में थोड़ा फनी करना पड़ता है इसमें। तो इन्होंने रिज़ाइन कर लिया था चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। अब इन्होंने क्यों रिज़ाइन किया? पहले चीज़ तो ये फाउंडर है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम थे इनके जो है फाउंडर हैं ये सिच हब, जो भी है सिच गुआब है हब है तो ये पहले फाउंडर थे, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनीवा में मिलने वाला है। तो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। करप्शन के चार्जेस होने की वजह से इनको अपना कुर्सी छोड़ना पड़ा। ये अपनी मर्जी से कोई कुर्सी नहीं छोड़ रहा, इनको कुर्सी छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। अब करप्शन के चार्जेस इन्होंने अचानक से रिज़ाइन कर दिया, तो अब वो रिजाइनेशन करने के बाद किसी को तो फिल करना ही पड़ेगा ना वो सीट। तो उसी के लिए जो पीटर जी हैं उन्होंने बोला मैं हूँ बाहुबली, और मैं जो है चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का संभालूंगा, और मैं अभी टेम्प्रेरी टाइम के लिए संभालूंगा। इंटरमीडिएट का मतलब क्या? टेम्प्रेरी टाइम के लिए संभालूंगा। बाद में इनको परमिट कर भी सकते हैं या किसी दूसरे को भी रख सकते हैं, बट अभी इनको टेम्प्रेरी टाइम के लिए संभालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो 2 महीना या 3 महीने संभालेंगे, या तो इनको परमिट कर सकते हैं बाद में, और बाद में जो है परमिट होंगे या तो इनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे मैंने लिख के रखा है, कोई स्पेसिफिक रीज़न मेंशन नहीं है, बट इनके ऊपर जो है करप्शन के थोड़े बहुत चार्जेस है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लग रही है। ये अंदर की बात है, किसी को बताना मत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग के ऊपर बढ़े तो इंडेक्स एंड रैंकिंग में रिपोर्ट है, पहला रिपोर्ट आ रहा है स्नो अपडेट 2025 का। तो स्नो अपडेट 2025 का किया गया है, ये किया गया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो कि नेपाल बेस्ड है। तो ये नेपाल बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बोला है कि स्नो जो है वो कम हो चुका है 23.6% से, और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो रिवर मिलेगा आपको गंगा इंदस, जो भी हमने बात की इंदस ट्रीटी के अंतर्गत, वो वाली इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र, ये सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टेड है। और फोकस के बारे में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया था 23 साल का एनालिसिस करने के लिए। 23 साल का डेटा इसमें एनालाइज किया गया है 2023 से लेकर 2003 से लेकर 2025 तक, ठीक है। तो जो भी हिंदू कुश हिमालय हैं, मतलब जो हिमालयज़ हैं वहाँ के जो रिवर्स जो आते हैं उनको जो है उनके ऊपर फोकस करके इस रिपोर्ट का निकाला गया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि जो रिवर जो सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टेड है वो गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र मिलने वाले अंडर दिस रिपोर्ट। कुछ की फाइंडिंग जैसे कि 2025 जो है सबसे ज़्यादा कम था स्नो के मामले में, सबसे ज़्यादा स्नो के मामले में, और 23% जो है 23.6% जो है बिलो है द नॉर्मल, ठीक है। और अगर ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बारे में बात करें जो कि यूनेस्को जो है रिलीज़ करता है, इसके अंदर बोला गया है ओनली 60% ऑफ द कंट्री हैव लॉ रेगुलेटिंग फूड एंड बैगेज इन स्कूल। तो 60% जो कंट्रीज़ हैं वही जो है लॉ रेगुलेटिंग करते हैं इन फूड एंड बैगेज में। इसको रिलीज़ किया गया था बाय यूनेस्को इन पार्टनर विद रिसर्च फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के द्वारा, और इनको जो सपोर्ट किया था लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपको याद रखने पड़ते हैं, बहुत हार्ड हो जाता है, पता है मेरे को। और रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो रिपोर्ट में एग्जाम में से भी एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप रिपोर्ट अगर छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, आपके ऊपर है। 1 मार्क्स का अगर लिस्ट लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो, और फिर इतना डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो इतना डेटा पढ़ना पड़ेगा, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ की फाइंडिंग के बारे में बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 60% ऑफ द कंट्री हैव लीगलाइजेशन एंड स्टैंडर्ड रेगुलेटिंग स्कूल फूड एंड बैगेज इफेक्टेड है। उसके बाद 93 आउट ऑफ 187 कंट्रीज जो है उनका स्टैंडर्ड और नॉर्म्स सही से नहीं है, ठीक है। उसका ओनली 29% ऑफ दिस कंट्री हैज रिस्ट्रिक्ट मार्केट ऑफ फूड एंड वेजेस इन स्कूल में जो फूड और वेजेस सिर्फ 29% ही जो स्कूल्स हैं वहाँ पे है, ठीक है। और बाकी डेटा अब यहाँ से बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना, वैसे इससे कुछ है नहीं पढ़ाने लायक, तो टाइम वेस्टर का मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट एक एक्सरसाइज जो कि डिफेंस तरफ से न्यूज़ आ रहा है, एक ही एक्सरसाइज है जो कि डेजर्ट फ्लैग 10 है। डेजर्ट फ्लैग 10 जो है जो एयरफोर्स है उनके बीच में होती है। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स और 11 और नेशंस, मतलब टोटल 12 नेशंस मिलके इस एक्सरसाइज को कर रहे थे यूएई में अल दफ्रा एयर बेस जो यूएई में है वहाँ पे ये एक्सरसाइज हो रही थी, जो कि एक तरह से मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है।
जिसके अंतर्गत बात करें कि एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स है ये 2021 में जो है इस एक्सरसाइज को ज्वाइन की थी और पहली बार जो 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए आपको नीचे मिलने वाला है सबसे लास्ट में यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा नहीं सॉरी, इंडिया के जो पार्टिसिपेंट है कौन है। तो इंडिया के पार्टिसिपेंट आपको मिलेगा इंडियन एयरफोर्स का जो MiG-29 है और जैगवार फाइटर है, ये दोनों इस वेन्यू में गए थे। ठीक है, तो इस वेन्यू में जो है ये दोनों गए थे, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट पहले कवर करते हैं। मैं आई थिंक टूर्नामेंट का एक अवार्ड भी है। ठीक है, तो अवार्ड के बारे में कवर करेंगे, टूर्नामेंट पहले पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है IFFS जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है, जो कि राइफल और पिस्टल शॉटगन वर्ल्ड कप रखती है। तो ये पेरू में हो रहा था, जिसमें इंडिया की रैंक आपको 3rd नंबर पे मिलने वाली है। जिसके अंतर्गत अगर पार्टिसिपेंट की बात करें तो 400 जो है शूटर आए थे। कुछ एग्जाम के लिए रिलेवेंस बनता नहीं है। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीता है, उसमें 2 गोल्ड है और सबसे ज़्यादा टॉप चाइना ने मारा है, उसके बाद USA, उसके बाद इंडिया। कुछ की हाईलाइट जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि जो गोल्ड आपको याद रखना है 2 नाम, एक है सुरुचि सिंह जो है वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है इनको गोल्ड मिला है और इन्होंने मनु बेकर को हराया था। मनु बेकर भी इंडिया की तरफ से ही है, तो इनको हराया था, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो मनु बेकर के बारे में अगर थोड़ा भी करंट अफेयर्स अपने पिछले साल पढ़ा होगा तो इनके बारे में तो नाम सुना ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है शुरुचि इंदर सिंह। ये भी सेम पर्सन ही है। इन्होंने पार्टनर मतलब ये एक तरह मिक्स टीम गेम था। इन्होंने पार्टनर किया था सौरभ चौधरी के साथ और दोनों ने मिलकर जो है गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में और इन्होंने हराया है चाइना को। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूज़ था जिसमें आपको याद रखना है कि इंडिया 3rd नंबर पर आया था। टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, उसमें 2 गोल्ड जीते थे और 2% सुरुचि सिंह याद रखना है और सुरुचि सिंह के साथ सौरभ चौहान भी याद रखना है, जिन्होंने जो मिक्स टीम है 10 मीटर का एयर पिस्टल यहाँ पे जीता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6th एशियन अंडर 18 एथलीट चैंपियन, जो कि सऊदी अरेबिया में हो रहा था और ये अंडर 18 मतलब जो 18 साल के नीचे वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट्स होते हैं और इसमें आपको याद रखना है कि फर्स्ट एवर इंडिया ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है और हिमांशु जेखर जो है इन्होंने इधर गोल्ड जीता है। हिमांशु जी ने इधर गोल्ड जीता है, जो कि अभी सऊदी अरेबिया में जो है गेम हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो अगर पार्टिसिपेंट की बात करें तो जैसे अंडर 18 मैंने बोला, तो इसमें जो पार्टिसिपेंट मिलेंगे आपको 15 से लेकर 17 एज तक मिलने वाले हैं। और इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने टोटल 11 मेडल जीते थे, उसमें से इंपॉर्टेंट आपको गोल्ड याद रखना है। गोल्ड 1 जीता था। इंडिया के रैंक के बारे में बात करें तो रैंक जो है इंडिया की 8 नंबर पर मिलने वाली है। ठीक है, और हिमांशु के बारे में बात करें तो हिमांशु जो है बॉयज जेवलिंग थ्रो करते हैं और इनके किलोमीटर के बारे में बात करें तो 67.57 मीटर इन्होंने थ्रो किया था, तब जाके इनको ये फर्स्ट एवर इंडिया का गोल्ड मिला था इस टूर्नामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है IBFS वर्ल्ड डिजर्ट चैंपियन 2025, जो कि आयरलैंड में हो रहा था। इसको सौरभ कोठारी जो कि इंडिया की तरफ से आते हैं इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये सौरभ कोठारी इंडिया की तरफ से विनर थे। बाकी भी आप देख सकते हो जो दूसरे विनर थे वो भी इंडिया की तरफ से मिलेंगे। जो पंकज अडवाणी जी हैं तो ये रनर थे, मतलब सिल्वर इन्होंने जीता था। और ब्रॉन्ज के बारे में बात करें तो ध्रुव जो इंडिया की तरफ से था और डेविड जो इंग्लैंड की तरफ से, जो मिक्स टूर्नामेंट था इधर इन्होंने जीता था। सॉरी, मिक्स टूर्नामेंट नहीं था, इंडिविजुअल टूर्नामेंट ही था। दोनों को जो है गोल्ड जो है काट के जो है बांट दिया है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम के लिए देखें तो अभी जो कोठारी जी जीते हैं ये 35 ईयर्स के बाद जीते हैं। तो 75 की बोल रहा हूँ मैं, 35 ईयर्स के बाद जीते हैं। और इससे पहले इनके जो फादर्स थे मनोज कोठारी, वो 1990s में जीते थे। तो देख सकते हो कि पहले तो जो उसके फादर्स थे वो जीते और अब उनके जो है बेटे इन्होंने भी जीता है और ये 35 ईयर वेट के बाद जो है ये जीता गया है। और अगर कोठारी के बारे में बात करते हैं, 3rd इंडियन है जिन्होंने IBSF मतलब कि इंटरनेशनल बिलियन एंड स्नूकर फेडरेशन जो टूर्नामेंट कराता है, उसके साथ जो वर्ल्ड बिलियन लीग है, ये दोनों के दोनों टाइटल एक साथ ही है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का एक गेम साउथ अफ्रीका में हो रहा था जेवलिंग थ्रो का, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जो है 84.52 किलोमीटर नहीं मीटर, किलोमीटर तो भाई कितना फेंक देंगे फिर, 84.52 मीटर का जो है थ्रो किया था, जिसकी से इनको गोल्ड मिला है। ठीक है, तो ये नीरज चोपड़ा का पहला गोल्ड है 2025 का और इन्होंने सरप्लस किया था सौरभ यादव को, जिन्होंने 84.39 मीटर का लंबा जो है थ्रो किया था। ठीक है,
अगर नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो इन्होंने बेस्ट इनका 89.94 मीटर जून 2022 में फेंका था, और वहाँ से अभी जो फेंका है वो कुछ 5 मीटर कम है। तो ये 5 मीटर बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देता है, और ये डेफिनेटली ये कंपटीशन में इन्होंने कम थ्रो किया है, बट तब भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया। अब अवार्ड के बारे में बात करें तो 36 गोल्डन इन्वायरमेंट अवार्ड, जिसको ग्रीन नोबल प्राइज बोला जाता है, इसको दिया जाता है गोल्डमैन इन्वायरमेंट फाउंडेशन यूएसए के द्वारा। इसमें आपको बहुत सारे जो है मिलने वाले हैं अवार्ड्स, आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और क्यों है उसको हम पढ़ते हैं इस अवार्ड के बारे में, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इस अवार्ड के बारे में पढ़ें। द गोल्डन इन्वायरमेंट प्राइज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल प्राइज, ये ऑनर करता है ग्रासरूट इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, जो भी इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है अराउंड दी वर्ल्ड, सबको ही। इसके अंतर्गत 7 रेसिप्ट्स को लिए जाते हैं, और ये सारे के सारे जो 7 रेसिप्ट आते हैं ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट से होते हैं, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन इंग्लैंड, अमेरिका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड। तो ये 7 अलग अलग जगह से आते हैं, और इनको 7 अलग अलग बंदों को सेलेक्ट करके ये अवार्ड दिया जाता है कि इन्होंने जो है इन्वायरमेंट के लिए जो है अच्छा काम किया है। तो इसमें से एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखना है, एशिया की तरफ से कौन थे, कौन से कैटेगरी में थे, और कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो जो ये इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है बैटमुक्स, तो ये एक तरह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो मंगोलिया से आती हैं। तो इनको एशिया कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है कि इन्होंने अच्छा खासा काम किया है माइनिंग एंड ड्रिलिंग कैटेगरी में। ठीक है, तो मैंने 7 रीज़न बताए थे, तो 7 रीज़न में 7 अलग अलग कैटेगरी में जो है अवार्ड दिए गए हैं। अब वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर के ऊपर दिया गया है, तो ऐसे यहाँ पे इसको भी जो है फ्रेश वाटर की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे कुछ अलग अलग जो रीज़न है, 7 अलग अलग रीज़न में कुछ अलग अलग कैटेगरीज में भी जो है ये अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड जो यूएसए में कैलिफोर्निया है वहाँ पे ये इनका अनाउंसमेंट किया गया है। बाकी से आप वीडियो पास होकर पढ़ सकते हो, वापस रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता, और एग्जाम के लिए कम रिलेवेंस भी है। इंपॉर्टेंट जो है आपको जो स्टार्टिंग वाले जो नाम है ना ये याद रखना है, जो कि एशिया की तरफ से आते हैं। अगर प्राइज मनी के बारे में बात करें, अब थोड़ी ना अवार्ड देकर छोड़ देंगे यार, प्राइज मनी तो देना पड़ेगा। तो प्राइज मनी कितना दिया गया है? प्राइज मनी दिया गया है $2 लाख, 200K के आसपास $US दिया गया है। और ये बोला गया है कि ये जो पैसा है इसके साथ जो है कुछ एडिशनल ग्रांट भी देंगे। किसके लिए देंगे? कि जो भी विनर हैं, अपना जो भी ये इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना इन्वायरमेंट एफर्ट और ज़्यादा स्केल अप कर पाए, उसके लिए ये पैसा भी देने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ जो है आपको समझ आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया आज का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसा कंटेंट देखते हैं सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा बैंकिंग साथी में। और उसके बाद अगर आप 1 लगा दोगे तो हम यहाँ पे डेली क्विज कराते हैं, हम क्विज भी अटेंड कर सकते हो। सो वीडियो अभी के लिए मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।